मूवी के स्टार्टिंग में सन 2028 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नोवक नेम के एंकर तेहरान में चल रहे रोबोट टेस्टिंग ऑपरेशन को संभाल रहे होते हैं। नोवक बताता है कि इन सब रोबोट्स को ओमनिकॉप कंट्रीज ने बनाया है ताकि ईरान, इराक और अफगानिस्तान जैसे हॉटस्पॉट जगहों पर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके। और ये वही कंपनी है जिसने मिलिट्री के लिए रोबोट एयर ड्रोन को भी बनाया था, जिससे मिलिट्री को वॉर लड़ने में हेल्प भी मिल रही थी। इसलिए अब वो कंपनी मिलिट्री रोबोट भी बनाना चाहती थी, जिससे कि युद्ध में किसी भी इंसानी सोल्जर्स के मरने का खतरा ना हो। और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी आर्मी के जनरल कर रहे होते हैं। फिर वहाँ एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन रोबोट्स को टेस्टिंग के लिए उतारा गया था, क्योंकि जनरल देखना चाहता था कि पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है और ये रोबोट पब्लिक के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर इन्हें पब्लिक के वोट ज्यादा मिले तभी इस एक्ट को पास किया जाएगा। इसके बाद ओमनिकॉप कंपनी को मिलिट्री रोबोट बनाने की परमिशन मिल जाएगी। यहाँ सोल्जर रिपोर्टर को एक रेड ब्रेसलेट देता है और बताता है कि इस ब्रेसलेट को पहनने से वो रोबोट तुम्हारी पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जो कहीं भी ये ब्रेसलेट पहन लेता है रोबोट उन पे कभी अटैक नहीं करता है। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है और वहाँ के लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा जाता है। इसके बाद ये रोबोट लोगों को स्कैनिंग करना शुरू कर देते हैं। ये रोबोट स्कैन करके ये पता लगा लेते कि सामने वाला इंसान हार्मफुल है या सेफ है। फिर हम देखते कि कुछ लोग मिलकर उस रोबोट ऑपरेशन को फेल करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने इलाके में रोबोट को रखना नहीं चाहते थे। उसके बाद ये लोग अपने अपने हथियार लेकर रोबोट को मारना शुरू करते हैं और सुसाइड बॉम्बर बनकर रोबोट पर अटैक करते हैं। फिर रोबोट भी अपनी सेफ्टी के लिए उन पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ के हालात बिगड़ने लगते हैं और मिलिट्री ड्रोन भी आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। इस वजह से उस जगह की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसी बीच एक लड़का अपने डैड की मौत से गुस्सा हो जाता है। वो अपने हाथ में चाकू लेकर बाहर आता है, लेकिन रोबोट स्कैन करके पता लगा देता है कि उसके पास हथियार है और वो उसके लिए खतरा है। और फिर रोबोट उस छोटे लड़के को गोलियों से भून देता है। इतना कुछ होने के बाद भी नोवक ओमनिकॉप के रोबोट्स की तारीफ करता है और सिटी के लोगों को ये ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि लोगों की परमिशन के बिना रोबोट्स को इंसानों के बीच रहने की परमिशन नहीं मिलती। अगले ही सीन में पुलिस हेडक्वार्टर में मार्फी नाम के डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जो अपने चीफ के ऑफिस में पहुंचता है। तब उसे वही दो पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं जो पिछली रात उसे गन सप्लाई करते हुए मिले थे। तभी चीफ उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो बिना परमिशन के वहां चला गया था, जहां मार्फी को वहां पता चला था कि दोनों पुलिस ऑफिसर एंटनी के लिए काम करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और मार्फी उसे पकड़ना चाहता है और उसे वहां जो भी एविडेंस मिले थे उसने उन्हें पुलिस स्टेशन में लाकर रख दिया था। लेकिन उसी रात उन दोनों पुलिस वालों ने उस एविडेंस को हटा दिया था। उसके बाद मार्फी अपने एक साथी को लेकर गन डीलर एंथनी के पास गया था, लेकिन उससे मिले हुए ऑफिसर ने एंथनी को बता दिया कि वो दोनों डिटेक्टिव हैं। फिर एंथनी वहां से भाग गया और उसके लोगों ने मार्फी पर अटैक कर दिया था। उसके बाद वहां दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। इसी के साथ मार्फी की गोली लगने से जख्मी हो जाता है। मार्फी हेडक्वार्टर आकर अपने चीफ को पूरी बात बताता है, पर उनकी चीफ उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती। फिर दूसरी तरफ ओमनिकॉप का सीईओ रेमंड सेलर्स और सेनेटर के बीच जब मीटिंग होती है, तब सेनेटर रेमंड को उसे रोबोट सिटी में उतारने से मना कर देता है, क्योंकि उसके रोबोटों में इंसानों जैसी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो इंसान की वैल्यू नहीं समझ सकता। और उसने ऑपरेशन के दौरान एक छोटे बच्चे को भी मार दिया था, इसलिए रेमंड को लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। उससे रेमंड बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो किसी तरह अपनी टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाना चाहता था। और वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है कि एक ह्यूमन और मशीन को मिलाकर एक नए तरीके की मशीन बनाएंगे जो इंसानों की तरह फील करेगा और उसमें हमारे जैसे इमोशंस होंगे। उसके बाद वो डॉक्टर डेन से मिलता है और उसे अपने आइडिया शेयर करता है। और दूसरी तरफ वो दोनों करप्ट ऑफिसर्स एंथनी से मिलते हैं और मार्फी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं, और मार्फी उनके बारे में जान चुका होता है। जब मार्फी अपने जख्मी दोस्त से मिलने जाता है, तब ये लोग उसकी कार के नीचे एक बूम सेट कर देते हैं। अब रेमंड डॉक्टर डेन अपनी टीम के साथ ऐसे लोगों की तलाश लगता है जिसे वो मशीन में फिट करके रोबोट तैयार कर सके, लेकिन डेन सभी को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उनमें से किसी की भी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी। अब डेन बताता है कि हम एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि इमोशनली बैलेंस्ड हो, नहीं तो वो मशीन को बैलेंस नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ मार्फी हॉस्पिटल से घर आता है, जहां हमें उसकी छोटी सी फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी वाइफ किलारा, उसका बेटा ड्रेविड और मार्फी होता है, और उसकी फैमिली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी अचानक से मार्फी के कार का अलार्म बजने लगता है। उसके बाद मार्फी जब कार के पास उसे चेक करने जाता है, तो उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि एंथनी ने उसके नीचे बूम लगा दिया था। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि मार्फी की 80% बॉडी जल जाती है और मार्फी का लगभग हर बॉडी पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब रेमंड और उसकी टीम को इसके बारे में पता चलता है, तो वो मार्फी की वाइफ से कांटेक्ट करते हैं और उसे समझाते हैं कि मार्फी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए अगर वो बच भी गया तो पैरालाइज हो जाएगा, पर जब हम उसकी बॉडी को मशीन के अंदर फिट कर देंगे तब वो पूरी तरह से ठीक होगा। मार्फी की वाइफ ये बात सुनकर रोने लगती है, क्योंकि
क्योंकि वो मार्फी से बहुत प्यार करती थी और उसे किसी तरह से बचाना चाहती थी और उसके पास समय का कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो डॉक्टर डेन मार्फी को मशीन में फिट करने की परमिशन दे देती है। फिर डेन उस पर काम करना शुरू कर देता है और लगातार 3 महीनों के बाद वो मार्फी को मशीन के अंदर फिट कर देता है। और जब मार्फी को होश आ जाता है तब मार्फी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। इसके बाद डेन उसके एक्सीडेंट के बारे में उसे बताता है और उसे शांत कराता है। डेन मार्फी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें ठीक करने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मार्फी उसकी बात नहीं समझता। उसे लगता है कि डेन ने ये इसके साथ जानबूझकर कर लिया है, इसलिए वो गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसके बाद मार्फी यहाँ से बाहर भागने लगता है। डेन उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे रुकने के लिए बोलता है। मार्फी उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद डेन को उसे शट डाउन करना पड़ता है और फिर मार्फी की जब आँख खुलती है तब वो खुद को लैब में पाता है। डेन उसे उसकी रियलिटी दिखाता है, जिससे मार्फी को पता चलता है कि उसकी बॉडी खराब हो चुकी है और बस उसका ब्रेन, लंग्स और हार्ट ही जिंदा बचा है। अपनी ये सच्चाई देखकर मार्फी को बहुत दुख होता है। वो डेन को खुद को मार देने के लिए कहता है क्योंकि वो मशीनों वाली लाइफ नहीं जीना चाहता था। इस पर डेन उसे समझाता है कि तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है, उनके परमिशन के बाद हमने तुम्हें ऐसा बनाया क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और तुम काफी स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर ही फीलिंग पहले जैसी ही है। इसके बाद मार्फी वीडियो कॉलिंग पर अपनी वाइफ से बात स्टार्ट करता है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। मार्फी उसे बताता है कि कुछ टेस्ट क्लियर करने के बाद मैं घर आ पाऊंगा। अब मार्फी अपनी फैमिली की खुशी के लिए सूट में रहने का डिसाइड करता है और मार्फी उस टेस्ट के लिए ले जाते हैं जहां ट्रेनर मार्फी को उसके वेपन्स यूज करने के लिए बताता है। इसके बाद मार्फी का स्टिमुलेटर पर टेस्ट किया जाता है क्योंकि डेन देखना चाहता था कि वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगा। टेस्ट शुरू हो जाता है। मार्फी को अलग अलग सिचुएशन दी जाती है क्योंकि मार्फी एक इंसान था, तभी वो अपने इमोशंस की वजह से इन्फॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके बाद रेमन डेन से उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन डेन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि स्पीड बढ़ाने के लिए उसके इमोशन लेवल को कम करना होगा। पर रेमंड उसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए डेन को ऐसा करना ही पड़ता है। फिर वो लोग मार्फी की रियल टेस्टिंग के लिए एक जगह पर ले जाते हैं जहां मार्फी को बहुत सारे रोबोट्स के बीच फाइटिंग के लिए उतारा जाता है। जब टेस्ट शुरू होता है तब मार्फी अपने स्किल्स के साथ एक एक करके सब रोबोट्स को मारने लगता है और ये देखकर रेमंड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक ऐसी मशीन बना ली जिसे देखकर अमेरिका के लोगों को बहुत खुशी होगी। उस टेस्ट के बाद डेन मार्फी को उसके घर ले जाता है। घर पर उसकी वाइफ और उसका बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आज मार्फी 4 महीनों बाद अपनी वाइफ से मिलता है, जिससे वो थोड़ा नर्वस फील करता है, लेकिन क्लियर उसे जिंदा देखकर खुश होती है। इसके बाद मार्फी अपने बेटे से मिलता है, पर उसका बेटा उसको सूट में देखकर थोड़ा परेशान हो गया है और मार्फी इतने समय बाद अपने बेटे से मिलकर इमोशनल हो जाता है। उसके बाद डेन मार्फी और उसकी फैमिली को लेकर लैब में चला जाता है। यहाँ मार्फी का दोस्त जैक भी उससे मिलने आया होता है। तब मार्फी को जिंदा देखकर जैक बहुत खुश होता है। फिर मार्फी जैक से कहता है कि कल से एंटनी और उसके लोगों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी क्योंकि मार्फी अब एंटनी से बदला लेना चाहता है। अगले दिन मार्फी के लोगों के सामने लाया जाता है जहां पर उसे देखने के लिए बहुत लोग जमा हो जाते हैं और डेन मार्फी के ब्रेन में डिपार्टमेंट डेटाबेस अपलोड कर देता है, जिससे मार्फी किसी भी क्रिमिनल के बारे में जान सकता है और 2011 से अभी तक का सीसीटीवी भी देख सकता है। डेटाबेस अपलोड होते समय अपना मर्डर अटेम्प्ट भी दिख जाता है, जिससे देखकर मार्फी बहुत इमोशनल होने लगता है। डेन उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर मार्फी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और क्रैश होने लगता है, जिसके बाद डेन उसे शट डाउन कर देता है। तब डेन समझ जाता है कि अगर मार्फी इतना इमोशनल हो गया तो वो अपने सूट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए डेन मार्फी के इमोशनल डिपार्टमेंट लेवल को कम कर देता है और इसकी वजह से मार्फी का इमोशनल लेवल बहुत कम हो जाता है और वो बिल्कुल एक रोबोट जैसा लुक देने लगता है। जब मार्फी को लैब से बाहर ले जाया जाता है तब उसका बेटा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्फी उसकी वाइफ को बस स्कैन करके वहां से चला जाता है। ये देखकर क्लेयर तो बहुत अजीब लगता है। फिर जब मार्फी के लोगों के लिए सामने लाया जाता है तभी वो सभी लोगों को स्कैन करना चालू कर देता है। इस दौरान उसे पब्लिक के बीच एक क्रिमिनल दिखाई देता है और वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है मार्फी उसे शूट कर देता है। ये देखकर पब्लिक बहुत खुश हो जाती है, उसकी तारीफ करने लगती है क्योंकि पुलिस उस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश पिछले 7 सालों से कर रही थी, लेकिन मार्फी ने उसे थोड़े ही मिनटों में मार डाला। इसके बाद मार्फी को रोबोट कॉप के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो कॉप और मशीन दोनों है। इसके बाद कियारा मार्फी से मिलने के लिए बोलती है क्योंकि मार्फी ने स्टेज में जाते हुए उसे एक अजनबियों की तरह देखा था, लेकिन डेन उसे अभी मिलने से मना कर देता है। उसे ठीक करने के लिए उसे कुछ समय मांगता है क्योंकि डेन ने मार्फी का इमोशनल लेवल बहुत कम कर दिया था, इसलिए वो अपनी वाइफ से मिलने नहीं
नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ से मिलता तो उसके इमोशंस वापस बाहर आने लग जाते। जब मार्फी पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है तब जैक उसका लुक देखकर परेशान हो जाता है और इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसका ये बिहेवियर के बारे में पूछता है, पर मार्फी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपनी सुपर बाइक लेकर शहर में निकल जाता है और एक एक करके सारे क्रिमिनल्स और ड्रग डीलर को खोजकर मारता है। ये देखकर रेमंड और उसकी टीम बहुत खुश होती है क्योंकि पब्लिक मार्फी को पसंद करने लगती है। इसका फायदा उठाकर रेमंड अपने और भी रोबोट्स को शहर में उतार सकता है, लेकिन डेन इस बात से खुश नहीं था क्योंकि डोपामाइन लेवल को कम होने की वजह से मार्फी अब एक रोबोट जैसा हो गया था, जबकि डेन कभी ऐसा नहीं चाहता था। उसके बाद दोनों करप्टेड ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि एंटनी को किसी प्रोडक्ट को शिफ्ट करवाने के लिए जाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ मार्फी भी अपनी सुपर बाइक लेकर निकल जाता है। इधर अब क्लेयर मार्फी से मिलना चाहती थी लेकिन उसे मिलने नहीं देते, जिसकी वजह से क्लेयर सड़क पे उसके सामने आ जाती है और वो मार्फी से घर चलने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि उसका बेटा से बात करना चाहता है, लेकिन मार्फी डोपामाइन लेवल कम होने की वजह से वो क्लारा के इमोशंस को समझ नहीं पाता। फिर अचानक से उस पर क्लारा की बातों का असर होना शुरू करता है और फिर वो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज देखकर डेविड को स्कैन करता है। तब उसे पता चलता है कि डेविड इमोशनली बहुत ही स्ट्रेस हो गया है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ लेता है। अपने घर पहुंचकर वो अपने मर्डर अटैम्प्ट को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि डेविड ने कार ब्लास्ट होते देख ली थी। इसकी वजह से वो बहुत डर गया था। जब रेमंड की टीम ये देखती है उन्हें समझ आ जाता है कि मार्फी में से इमोशंस कैसे आ रहे हैं। इसके बाद मार्फी अपने केस को सॉल्व करने के लिए निकल जाता है। जब वो सीसीटीवी को स्कैन करता है तब उसे एंटनी के एक आदमी की लोकेशन दी जाती है। इसके बाद वो कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़कर मार्फी उससे एंटनी के बारे में पूछने लगता है। तो वो बताता है कि एंटनी का ड्राइवर मार्कस वो तुम्हें कुछ एंटनी के बारे में बता सकता है। इसके बाद मार्फी मार्कस का फोन नंबर लेकर उसे खोजने निकल जाता है। मार्फी जब उसका फोन नंबर स्कैन करता है तब उसे मार्कस का लोकेशन मिल जाता है, लेकिन अब एंटनी को भी पता चल जाता है कि मार्फी अब मार्कस को खोजने के लिए आ रहा है, इसलिए वो अपने लोगों को उसे मारने के लिए तैयार कर देता है। उसके बाद एंटनी लाइट्स बंद कर देता है और नाइट विजन ग्लास पहन लेता है। अब मार्फी जैसे ही वहां पर आता है एंटनी के आदमी उस पर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। इसके लिए मार्फी भी थर्मल विजन को एक्टिवेट कर देता है और एक एक करके सबको गोलियों से मारने लगता है। तभी इसी बीच एंटनी उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, पर मार्फी फिर से उठ जाता है और एंटनी को मार देता है। इसके बाद उसके गन पर लगे फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उसी के डिपार्टमेंट के 2 लोग उससे मिले हुए हैं और मार्फी हेडक्वार्टर जाता है, उनसे पूछताछ करता है कि जिस दौरान एक पुलिस ऑफिसर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर मार्फी को पहले ही पता चल जाता है कि मार्फी उसे मार देता है। ये देखकर दूसरा ऑफिसर बहुत डर जाता है और मार्फी को बताता है कि हमारे चीफ ने ऐसा करने को बोला था। इसके बाद मार्फी उसे भी शूट कर देता है और चीफ के पास जाता है और वो अपने चीफ पे बहुत गुस्सा करता है और उसे अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए कहता है। और तभी रेमंड का एक आदमी मार्फी को शट डाउन कर देता है। तब रेमंड को पता चल जाता है कि मार्फी कंट्रोल से बाहर है, तो वो उसे खत्म करने का प्लान बनाता है। कंपनी ऑर्डर पब्लिक को बताती है कि मार्फी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए उसके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब रेमंड की चाल होती है, क्योंकि वो अपने रोबोट वाले बिल को पास कराना चाहता था। ये न्यूज़ क्लेयर भी देख रही होती है और मार्फी की हालत के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वो मीडिया में जाकर बताता है कि रेमंड और उसकी टीम मुझे मार्फी से मिलने नहीं दे रही, इसलिए मुझे लगता है कि रेमंड ने मार्फी के साथ कुछ किया है। ये देखकर रेमंड और उसकी टीम बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद रेमंड मार्फी को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो मेटॉक्स से कांटेक्ट करता है और मार्फी को खत्म करने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद वोटिंग भी खत्म हो जाती है और सेनेट रेमंड के रोबोट को रोड पे उतारने के लिए इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ रेमंड क्यारा को अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि वो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि मार्फी मर चुका है। यहाँ डेन अपने असिस्टेंट की मदद से मार्फी को बस पहुंच जाता है और उसे फ्री कर देता है। उसके बाद बता देता है कि ये लोग तुम्हें मारने के लिए यहाँ आए हैं। उसके बाद मार्फी उन्हें शूट करने लगता है। इसके साथ ही डेन उसे सूट में कोई चिप निकाल देता है, जिसकी वजह से रेमंड और उसके लोग उसे कंट्रोल ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ रेमंड क्लारा से झूठ बोलता है जब मार्फी पिछली रात जब क्रिमिनल को पकड़ने गया तब वो जख्मी हो गया, पर उसके बाद डॉक्टर्स ने उसे बचाने की कोशिश की पर नहीं बच पाया। ये सुनकर क्यारा को बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है। अब डेन मार्फी को बताता है कि रेमंड ने तुम्हें खत्म करने के लिए अपने लोगों को यहाँ भेजा था। उसके बाद वो मार्फी को ठीक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मार्फी उसकी बात नहीं मानता और वहाँ अपनी बाइक से चला जाता है। तभी मेटॉक्स उसे रास्ते में देख लेता है। तभी वो रेमंड को बचाने के लिए अपने लोगों को भेज देता है। इसके बाद डेन भी मार्फी की मदद करने के लिए जैक को बता देता है, जिसके बाद जैक भी अपनी टीम को लेकर निकल जाता है। फिर मार्फी भी उसी कंपनी में पहुंच जाता है। तभी उसका सामना बहुत बड़े रोबोट्स के साथ होता है जो कि उससे बहुत ताकतवर थे। फिर उसके बाद जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है, पर मार्फी ज्यादा देर तक उनका सामने नहीं टिक पाता और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बीच उसका एक हाथ रोबोट के नीचे दब जाता है और बहुत कोशिश के बाद भी उसका हाथ नहीं निकलता। तभी मार्फी अपने उस हाथ को काट देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन अब वहां पर कुछ और रोबोट्स भी आ जाते हैं और उस पर फायरिंग करना
शुरू कर देते हैं। तभी जैक उसकी हेल्प करने के लिए वहां आ जाता है और बिना हथियार के रोबोट के सामने खड़े हो जाता है, जिसकी वजह से रोबोट फायरिंग करना बंद कर देता है क्योंकि उस रोबोट को बिना खतरे के लोगों को मारने के लिए फंक्शन नहीं किया गया था। इसके बाद जैक मार्फी को वहां से भागने के लिए बोलता है। वहां क्यारा रेमंड से ये बात करने के लिए जाती है। तभी रेमंड उसे बहाना बना देता है कि मार्फी का इंसानी पार्ट खत्म हो गया है, उसका रोबोटिक पार्ट कंट्रोल से बाहर चला गया है। दूसरी तरफ मेटॉक्स मार्फी को मारने के लिए आ जाता है। उसके बाद मार्फी भी शूट करने आ जाता है, पर मेटॉक्स के पास वो रेड ब्रेसलेट होती है। उसकी वजह से कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे शूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके सूट को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था। अब मेटॉक्स उसे गोली मारने ही वाला था, तभी जैक वहां आकर मेटॉक्स को शूट कर देता है और उसे मार देता है, लेकिन मेटॉक्स का आदमी भी जैक को शट कर देता है। रेमंड को ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है, तभी मार्फी आकर उस हेलीकॉप्टर पर गन पॉइंट कर देता है, जिसकी वजह से उसका पायलट हेलीकॉप्टर लेकर वापस चला जाता है। उसके बाद मार्फी रेबॉन के पास जाता है। वहां पर कियारा और डेविड उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद मार्फी उन दोनों को वहां से ले जाने के लिए बोलता है और रेमंड को मर्डर अटैम्प्ट करने के जुर्म में अरेस्ट करने जाता है, लेकिन उसके पास भी रेड ब्रेसलेट होता है जिससे वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। तभी रेमंड कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अब जैसे ही मार्फी उसे शूट करने की कोशिश करता है तो उसका सिस्टम भी क्रैश होने लगता है। तो तभी रेमंड ने उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है और अचानक से मार्फी को भी गुस्सा आ जाता है और वो रेमंड को शूट कर देता है, पर साथ ही साथ रेमंड भी उसे शूट कर देता है, जबकि रेमंड वहां पे मर जाता है पर मार्फी सिर्फ जख्मी होता है। ये देखकर कियारा और डेविड भाग कर उसके पास आते हैं। तभी मार्फी उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि मार्फी का ब्रेन अब नॉर्मल लेवल पर आ गया है और अब ब्रेन उसे रिपेयर करता है और उसके लिए एक नया सूट बनाता है, जिसके बाद कियारा और डेविड उसे मिलने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि ओमनीकॉर्प की पेरेंट कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया। इसके साथ प्रेसिडेंट ने डेफिट्स एक्ट को कैंसिल कर दिया और जो नोवाक पहले रिमेन की तारीफ करता था अब वो भी रिमेन पर गुस्सा करता है और उसे गालियां भी देता है क्योंकि उसने अपने ही देश को धोखा दिया। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।